प्यारे बच्चों, विज्ञान की वर्चुअल क्लास में मैं चंद्रश्री पांडे गवर्नमेंट हाई स्कूल महाराजगंज से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक हमने दर्पण के बारे में पढ़ा है। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को हल करके कि हमने कहाँ तक जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि दर्पण जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब या वस्तु रखी होती है। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी है वस्तु, तो 10 सेंटीमीटर दूर इसका इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऐसा हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आए और आपके माइंड से स्लिप हो जाए, तो आप उसे बनाकर देख लें। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी वस्तु रखी हुई है। एक रे जा रही है जो पैरेलल है और चली आ रही है वो फोकस से गुजरती है। दूसरी रे जो फोकस से जा रही है पैरेलल हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो है उल्टी, वास्तविक और बड़ी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पोल है दर्पण का, उसके और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एक रे जो पैरेलल जाती है वो फोकस से पार हो जाती है परावर्तित होकर, दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वहीं से लौट जाती है। यहाँ पर ये दोनों रे देखिए एक दूसरे से विपरीत जा रही हैं, दूर जा रही हैं, तो ये कभी नहीं मिलती। तो इसकी इमेज फॉर्म होती है दर्पण के पीछे जब हम इन दो रेस को एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इमेज बनती है सीधी, आभासी और बड़ी, यानी इरेक्ट, वर्चुअल एंड इंक्रीज्ड इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या संबंध है? इक्वल नहीं होते, ये नहीं है सही। F इक्वल टू R, ये भी नहीं सही है। करेक्ट क्या है? हम जानते हैं कि फोकस का डबल होता है R, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, 2F इज इक्वल टू R। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अब 30 है, हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होती है, आधी होती है। तो 15 हमें पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन में 15 है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे -15 और यहाँ +15 दिया है। हम जानते हैं कि जो कनकेव मिरर होता है या अवतल दर्पण होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसकी फोकल लेंथ होगी -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, हम जानते हैं कि डबल होगी, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या जाहिर है हाफ होगी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, बिंब रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम जानते हैं
जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, या जिसे कहते हैं जब वक्रता केंद्र पर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर और उतनी ही लंबाई का बनता है। तो यहाँ लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो बड़ा हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के बारे में हमने पढ़ा नहीं अभी। अवतल दर्पण और समतल दर्पण, समतल दर्पण में उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तर हुआ अवतल दर्पण के द्वारा। आपका जो लास्ट छठवीं कंडीशन थी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपके फोकस और पोल के बीच में था, वहाँ पर वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी का मतलब सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण हमेशा, इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हुआ उत्तल दर्पण। अगला देखते हैं। दिए गए चित्र में किसी परावर्तक तल से आपतित और परावर्तित, यहाँ जीत लिखा हुआ ये गलत है, आपतित एवं परावर्तित किरणों के मार्ग दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि इस बॉक्स के अंदर जो मिरर है या दर्पण है वो कैसा है। तो यहाँ पर एक देखिए किरण आ रही है, उसी पथ से लौट गई। ये किरण एक आ रही है, परावर्तित होकर इस पथ से लौटी। एक ये किरण आ रही है जो परावर्तित होकर इस पथ से लौटी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्तल दर्पण होगा जो किरणों को डाइवर्ज कर दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में परावर्तक तल होगा, यानी कौन सा मिरर होगा? तो देखिए दो रेज आ रही हैं जो पैरेलल है और किसी एक बिंदु पर मीट हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा दर्पण होगा? आपका ये अवतल दर्पण यहाँ पर होगा। तभी ये किरणें किसी एक बिंदु पर मीट होंगी जो फोकस होगा इस दर्पण का। तो यहाँ पर अवतल दर्पण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित चित्रों में क्रमशः अवतल और उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण का दिया है, ये उत्तल दर्पण, इसमें 1 और 2 आपतित किरणें हैं। इनके लिए परावर्तित किरण खींचनी है। तो आप देखिए फोकस से गुजर रही है सेकेंड रे, तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और सी से गुजर रही है तो ये यहीं से लौट जाएगी। बस यही आपको ड्रॉ करना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोकस से आती प्रतीत हो रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी। सी से आती प्रतीत हो रही है तो ये वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। सिर्फ इतना ही आपको ड्रॉ करना था। बच्चों, आप पूरे कोर्स में एक आध चैप्टर भले ही छोड़ दीजिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से, लेकिन जो भी चैप्टर आप पढ़िए उसे इतनी प्रॉपरली पढ़िए कि उससे किसी भी तरह का प्रश्न आए उसे आप आराम से हल कर सकें। ऐसा रटने से कभी संभव नहीं होगा। इसलिए तथ्यों को समझने की कोशिश करें तो आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। अब हम पाठगत प्रश्न करेंगे। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो मैंने प्रश्न बताए ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिए हैं, ये मैंने एडिशनल कराया है। अब हम पाठगत प्रश्नों को करेंगे जो आपके पेज नंबर 185 पे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण में यानी कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे टकराती हैं या जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे दर्पण का, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। यहाँ पर देखिए 5 रेज आ रही हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, और ये पांचों एकत्रित होकर फोकस पर मीट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है।
इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हम जानते हैं फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो 10 सेंटीमीटर होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें सीधा प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ आवर्धित कह रहा है, लेकिन वहाँ पर उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, और कंडीशन यहाँ पर क्या होगी कि ऑब्जेक्ट को हम F और P के बीच में रखेंगे, तब इसका आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फॉर्म होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देखते हैं? इसके लिए देखिए, आपने देखा होगा कि वाहनों में जो साइड मिरर होते हैं वहाँ पर फ्लैट मिरर की बजाय कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है। इसमें मेन क्या है, फ्लैट मिरर को क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि ये कम क्षेत्र दिखाता है। यहाँ पर देखिए कम क्षेत्र को दर्शा रहा है, जबकि कन्वेक्स मिरर ज़्यादा क्षेत्र को दर्शाता है और ड्राइविंग ईजी होती है। और दूसरी कि कन्वेक्स को क्यों वरीयता देते हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए वाहनों में जो साइड मिरर होते हैं उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। अब पाठगत प्रश्न, पेज नंबर 188। पहला प्रश्न, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी आधी हो जाएगी, सीधे सीधे आप 16 सेंटीमीटर को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर हम जानते हैं U और M क्या हो जाएगा? -3, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है। तो वैल्यू प्लेस कीजिए, तो V की आएगी वैल्यू -30 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज या प्रतिबिंब बनता है कब? जब ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में स्थित होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को। अभी तक के लिए बस इतना ही बच्चों, तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और इसके बाद हम मिलेंगे अपवर्तन के साथ। हम देखेंगे कि क्या प्रकाश जैसा निर्वात में सीधा चलता है, क्या किसी और माध्यम में जाने पर उसकी चाल बदलती है, या वो जैसे मान लीजिए प्रकाश आ रहा है और यहाँ पानी की टंकी रखी हुई है, तो हमें ये जानना है कि प्रकाश सीधा चला जाएगा या इसके मार्ग में परिवर्तन होगा। तो इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस वेल।